अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कहकशां फैसल एंड यू आर वाचिंग चिलपिल पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही अमेजिंग है जनाब। क्रिकेट के तो आप सब शैदाई होते हैं और नौजवानों में जो ये जज्बा है उसकी तो क्या ही बात की जाए। और जब मैच हो इंडिया पाकिस्तान का तो उसकी तो बात ही निराली हो जाती है। एशिया कप के हवाले से भी बात करेंगे। ओवरऑल जो है क्रिकेट पे इनका तज्जिया जो है वो इतना अमेजिंग होता है। जो भी लोग इनकी बात सुनते हैं इनकी बात दिलों पे घर कर जाती है। हमारे साथ मौजूद है नसीम राजपूत साहब जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और जब भी बात करते हैं बहुत बेबाक तरीके से बात करते हैं। तो हमारे चिलपिल पॉडकास्ट में उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कहकशां। कैसे है सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू वेरी मच पिल चिलपिल बहुत ज़बरदस्त किस्म का नाम है। थैंक यू वेरी मच चिलपिल का जिन्होंने मुझे मदऊ किया। बिल्कुल सर, आपको बुलाने का मकसद ये है कि आपकी गुफ्तगू इतनी दमदार होती है, इतनी धमाकेदार होती है और जो क्रिकेट के शायकीन तो वैसे ही इतना चौड़ा होता जा रहा हूँ, कितनी दमदार होती है, मैं अभी खुद परेशान हूँ। क्योंकि आपकी बात जो होती है ना, तजिया जो होता है वो कहते हैं ना लोग सुनना चाहते हैं वो बात जो गहराई तक हो। माशाल्लाह आप इस बात पे उबूर हासिल रखते हैं। तो हमें बताइएगा, स्टार्ट जो है वो एशिया कप से लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। एशिया कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस वैसी क्यों नहीं रही जैसी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे? बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक ऐसे वक्त में कि जब हम फेवरेट की हैसियत से गए थे एशिया कप में और वर्ल्ड कप अब 17 दिन के बाद वर्ल्ड कप है, तो इस वक्त जो सूरत हाल है हमारा थिंक टैंक और हम बहुत कॉन्फिडेंट थे। मैं ख़ुद भी, अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट था। मेरे तीनों फास्ट बॉलर्स बहुत फिट थे, बाबर आजम रन कर रहे थे, दैन रिजवान ऑन एंड ऑफ उनकी परफॉर्मेंस भी थी, इमाम की थी। हमारे कुछ लूप होल जो हमें लग रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे श्रीलंका की कंडीशन में उन्हें बेहतर कर लेंगे। लाइक फ़खर जमान, उनकी फॉर्म नहीं थी, वो तकरीबन कोई 6 मैचों से रन नहीं कर सके थे। उन 6 मैचों से पहले उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। 3 मैचों में 3 सेंचुरियाँ स्कोर अगेंस्ट न्यूजीलैंड करके वो आ रहे थे, तो अब उम्मीद थी कि कम बैक कर लेंगे। दैन शादाब, वो भी बड़े मैचों में परफॉर्म नहीं कर रहे। देखिए कहकशां, स्पेशलाइज फील्ड होती है। अभी आप रिसेंटली देखें कि चाहे आप इंडिया के स्पिनर देखें, श्रीलंका के स्पिनर देखें, बांग्लादेश के देखें, स्पिन डिपार्टमेंट ने डोमिनेट किया है। कुलदीप यादव को देखें, उन्होंने हमारे खिलाफ 5 आउट किए। दैन अगेंस्ट जो नेक्स्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला 4 आउट कर दिए। इसी तरह असलान का और श्रीलंकन स्पिनर्स वो आउट करते रहे। बहुत ही अनफॉर्चुनेट था कि इन स्पिन फ्रेंडली कंडीशन में भी जो है वो हमारे स्पिनर्स परफॉर्म नहीं करे और एक पता नहीं कौन सा पैनिक बटन दबा। देखें, जो हम 228 रन से मैच हारे अगेंस्ट इंडिया, ऐसा लगा हम दुनिया ख़त्म हो गई है हमारी। ऐसा नहीं है, अब मैच था वो हम बहुत ही बुरी तरह हारे और उस मैच की वजह से हम मकसद है कि डर लगा हुआ था श्रीलंका से मैच होना चाहिए। हमारा रन रेट भी नीचे चला गया। जहाँ फेवरेट टीम थी, हम टॉप पे दिखाई दे रहे थे, वहाँ अब हम दुआओं पे आ गए थे। और उसके बाद भी देखें हमने गलती कहाँ की कहकशां, पता नहीं हमारा थिंक टैंक किस अंदाज से सोच रहा है। बेसिक गलतियाँ ना करो। देखिए, मुझसे ग्राउंड में जाके परफॉर्म हुआ नहीं हुआ वो एक अलग मैटर है। मेरी इंटेंशन क्या थी, मैं किस इंटेंशन के साथ मैदान में आया था, मैं करना चाहता था या नहीं करना चाहता था। आजकल क्रिकेट में सबको पता चल जाता है कि ये उस मूड से ही नहीं आया खेलने के लिए। लेकिन जब आप मूड से आते हैं, जब आप जान लगा रहे होते हैं, तो आप अलहदा ही पता चल रहे होते हैं कि आज पाकिस्तान ये मैच जीतने के लिए है। अगर आप श्रीलंका का मैच भी देखें तो पूरे मैच में हमें ना टॉप से बैटिंग से आगाज़ मिला, ना बॉलिंग से आगाज़ मिला। एंड में जाके को शाहिनशाह अफरीदी ने और ज़मान खान ने बॉलिंग करके कोशिश की थी, एक आउटसाइड चांस बना लिया था पाकिस्तान के लिए कि हम जीत जाते हैं। 2 गेंदों पे 6 रन चाहिए थे, लेकिन कहते हैं ना किस्मत भी उसी वक्त आपका साथ देती है कि जब आपकी इंटेंशन क्या है और आपकी बहादुरी का लेवल क्या है, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। और देखें, इसी टूर्नामेंट में जब इस टूर्नामेंट से पहले जो अफ़गानिस्तान से सीरीज़ हुई थी, उस सीरीज़ में नसीम शाह का भी एज लगा था, चौका हो गया था, वो पाकिस्तान मैच जीत गया था। इंटेंशन डिफरेंट थी। यहाँ इंटेंशन समझ में नहीं आ रही है। कुछ ख़बरें अब इस तरीके की भी आ रही हैं कि जो सर पकड़ने का दिल चाहता है। शाहिनशाह अफरीदी और बाबर आजम की कोई मामलात ख़राब हो गए, कुछ और मामलात ख़राब हो गए। तो हम तो जो रिलाई कर रहे थे अपनी टीम के ऊपर कि ये सेम बंच ऑफ प्लेयर्स है, इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। देखें, उस अंडरस्टैंडिंग ने पाकिस्तान क्रिकेट को कहाँ नुकसान पहुँचाया इस पर तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग की वजह से एक होप बन गई थी कि पाकिस्तान जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, पाकिस्तान एक डिफरेंट मूड में दिखाई देगा, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का लेवल बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और आगे तो बिल्कुल अंधेरा इसलिए दिखाई दे रहा है। ख़बरें आ रही नसीम शाह अनफिट हो गए।
अब बताएं आपके 3 फास्ट बॉलर के जो सारी दुनिया बात कर रही है कि आपके ये 3 फास्ट बॉलर हैं, आपके ये 3 फास्ट बॉलर हैं। हमें अगर आप देखें तो जो क्रंच मैचेस थे वहाँ इन 3 फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस भी उस तरीके से नज़र नहीं आई। लास्ट मैच तो हारिस और नसीम नहीं खेले, लेकिन जब वो खेले तो भी आप देखें ना, शाहीन शाह अफरीदी से हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, ऊपर से हमें आउट करके देंगे। उनकी एक सारी ज़िंदगी में जो एक उनका खासा बन गया, उनका पहला ओवर, उनका दूसरा ओवर वो बहुत डिफरेंट होता है और वो हमें आउट करके देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाहीन ने जब हमें आगाज़ ऊपर से नहीं दिया तो क्या पूरी टीम बैठ गई? बिल्कुल। ये ना समझ आने वाली और बात है। बाबर आजम साहब की अगर मैं बात करूं तो बाबर आजम ने पहले मैच में तो 150 रन बनाए नेपाल के खिलाफ, लेकिन उसके बाद उनकी कारकर्दगी जीरो। बाकी जो 4 मैच उन्होंने खेले टोटल 56 रन बनाए जी। और 151 रन है। विराट कोहली के टोटल 127 रन है, लेकिन उनके पाकिस्तान के खिलाफ 122 रन है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। मैं आज देख रहा था बाबर आजम की परफॉर्मेंस, एशिया कप 2022, एशिया कप 2023, वर्ल्ड कप 2022। किसी मैच में इंडिया के खिलाफ 10 रन है, किसी में 0 है और किसी में 10 रन है। कहने का मकसद है आप बड़े प्लेयर, हम मानते हैं आप दुनिया का नाम है, हमारा मान है, लेकिन आप मान हमारा रखें भी और उस जगह पे रखें जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे आप इंडिया से मैच खेल रहे हैं। जहाँ श्रीलंका से आपका मैच सेमीफाइनल बन गया, वहाँ बाबर आप कौम का मान रखेंगे ना तो मज़ा आएगा। हम आपको मान कहते हैं, लेकिन अब जैसे विराट कोहली की परफॉर्मेंस आप देखें तो सही ना कि बाबर आजम वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल है उनके 127 रन से उनके 264 रन थे। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने फिर 60 रन किए थे और मैच विनिंग रन किए थे, जो उन्होंने हारिस को छक्के मार के मैच जिता दिया था ऑस्ट्रेलिया में। तो बड़ा प्लेयर वही है। अब आप देखें ना, हम अपने प्लेयर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहाँ तक करें कहकशां, आप बताएं ना। अगर फिर मुझे बराबर में विराट कोहली की परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है और कंपैरिजन किया भी बाबर और रिजवान का, बाबर और कोहली का चाहता है, तो उस सूरत में मुझे एक वाज़ेह फ़र्क दिखाई दे रहा है। अब मैं ज़ाहिर कोहली ने किया है तो मुझे कोहली कहना पड़ेगा, और तो कुछ और नहीं कह सकता। और लोग कंपेयर करते हैं तो जहाँ पर जब कंपैरिजन भी वो हो ना कि मतलब जहाँ पर पॉइंट्स के हवाले से कंपैरिजन किया जाए, फ़खर ज़मान के हवाले से बात करते हैं, क्या ये पर्ची है? फ़खर ज़मान पर्ची कैसे हो सकती है? देखिए ना, फ़खर ज़मान ने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में एक क्राइटेरिया होता है प्लेयर का कि वो 3 मैच में नाकाम हुआ, 4 मैच में नाकाम हुआ, उसके बाद जी आप जाएँ डोमेस्टिक में दोबारा अपने आप को रीग्रुप करें और उसके बाद वापस आएँ। लेकिन यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ सूरत हाल कुछ इस तरीके की दिखाई देती है कि मैंने कहा ना, एक बंच ऑफ प्लेयर्स बन गया। इस वक्त बाबर आजम पाकिस्तान की सबसे मुश्किल कंडीशन वाले आदमी हैं, जो मुश्किल हालात में इस वक्त के बाबर आजम, और जो एशिया कप में बाबर आजम गए थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। अब जो ख़बरें आ रही हैं, देखिए मैं अगर लीडर हूँ और मुझे पूरी टीम सपोर्ट करती है यहाँ पर ना, तो मैं लीडर हूँ। बिल्कुल, मैं लीडर जब ही हूँ। और आपकी अब जो इंटेंशन, देखिए मैंने ये पहली मरतबा कहकशां आपके शो में कह रहा हूँ, मैंने ये बात अब तक कहीं पे भी नहीं कही। मैं इसलिए ये बात करना नहीं चाहता था, मेरी टीम का मोमेंटम और ख़राब होगा। लेकिन आज जब ख़बरें आई कि बाबर आजम जब मैच के बाद बात कर रहे थे कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी रही, तो शाहीन शाह अफरीदी ने बीच में टोका उन्हें और उन्होंने कहा कि उनका भी बताओ जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। कह रहे हैं जिसने, तो बाबर ने रिप्लाई किया कि जिसने अच्छा परफॉर्म किया है मुझे पता है। तो आपस में यानी टीम मीटिंग में अगर ये जो मैंने देखा मीडिया में, अगर इस तरह का रिएक्शन आ रहा है, फिर रिजवान बीच में आए, उन्होंने मामलात को ज़रा कंट्रोल किया। तो शाहीन शाह अफरीदी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और 19 तारीख को माशाल्लाह वो अंशा अफरीदी के साथ रिश्ता अज़वाज में भी मुंसलिक हो जाएंगे। तो उनको बहुत सारी दुआएं उनके लिए, उनको बहुत मुबारकबाद है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी साहब, आपसे ऊपर से विकटें चाहिए। और बाबर आजम, मैंने जैसे कहा ना, इस वक्त क्योंकि जब कप्तान को अगर सपोर्ट ख़त्म हो गई, देखें इस वक्त बहुत सख्त फ़ैसले करने की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट को। हम कर क्या रहे हैं ज़रा कहकशां देखें ना, हम बैकअप बना क्या रहे हैं। हमने शादाब का बैकअप बनाया उस्मान कादिर। भाई उस्मान कादिर पाकिस्तान की प्रोडक्ट नहीं है। उस वक्त आप उसामा मीर के पास क्यों नहीं गए? आपने उसामा मीर को क्यों नहीं लिया? उसामा मीर को लेके गए क्योंकि आपको शादाब को रखना था, बंच ऑफ प्लेयर्स बना हुआ था। तो आपने जो है वो शादाब, उसामा को खिलाया ही नहीं। आपने पहला मैच खिलाया, उसके बाद उसामा को खिलाया ही नहीं क्योंकि आपको शादाब को खिलाना था। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक जो मैं बात रह गई थी, जब पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा तो आई विटनेस बताते हैं वहाँ पे कि कुछ ना कुछ बेहतर नहीं था पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम और होटल में भी जाके। इवन के आई विटनेस से बताया कि सुबह जब ये नाश्ते पे आते थे तो कोई 5, 6, 7 खिलाड़ी साथ ही आते थे। तो बाबर आजम अकेले बैठे हुए थे, नाश्ता कर रहे थे,
आई विटनेस ने बताया और बाकी अलहदा 5 शादाब वगैरह अलहदा बैठे हुए थे। किसी ने कहा था कि शायद शादाब से भी उनकी, क्योंकि जब शादाब से परफॉर्म नहीं हो रहा कप्तान तो कहेगा, लेकिन कप्तान साहब आपसे क्या हो रहा है? एग्जैक्टली आप किस मुंह से कहेंगे? अगर आप इंडिया के खिलाफ, आप इंडिया ने अगर 356 रन किए, आप जवाब में 300 रन करते, हम कहते हैं वेरी गुड पाकिस्तान, आपने मुकाबला किया, आपने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन बाबर आजम को अपने खिलाड़ियों को कहने के लिए, समझाने के लिए पहले ख़ुद को समझाना होगा और ख़ुद जाके ग्राउंड में परफॉर्म करना होगा। बिल्कुल। नसीब साहब, अब्दुल्ला शफीक को क्यों मौका नहीं दिया जा रहा? वो भी तो अच्छा खेलते हैं। अब्दुल्ला शफीक, देखें मैंने कहा ना, आपने एक कॉम्बिनेशन बना लिया था जी, बाबर आजम है, वो फ़खर जमान है और इमामुल हक है, ये आपका कॉम्बिनेशन था। अब्दुल्ला शफीक को अभी तक आपने चेक ही नहीं किया था, हालांकि आपको चेक कर लेना चाहिए था। देखें, जब कोई खिलाड़ी कोई 8-10 मैचेस में नाकाम हो रहा होता है, वो एक बहुत ही साइकोलॉजिकल प्रेशर में होता है। इस वजह से साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है उसके ऊपर कि इतनी एक्सपेक्टेशन है, इतने लोग जानते हैं, इतने लोग जो है ना वो जानना चाहते हैं, तो वो जो एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन एकदम से चेंज हो जाती है जब आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा होता। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि बाबर पहले ख़ुद रोल मॉडल बने दोबारा से। आपने 151 रन नेपाल के ख़िलाफ़ कर लिए भाई, आपके 207 रन है मेरे ख्याल, कुछ इन्होंने इतने स्कोर किए हैं। बाकी मैचेस में आपका क्या है, 5, 6, 8, 10 जो क्रूशल मैचेस थे वहाँ आपने एक में भी परफॉर्म करके नहीं दिखाया। तो फिर आप कैसे शहनशाह अफरीदी को कहेंगे शहनशाह अफरीदी तुम्हारा नया गेंद जगह से नहीं हो रहा, तुम्हारा लेग स्टम्प पे गेंद जा रहा है और स्ट्रोक लग रहे हैं? फिर कैसे कहेंगे आपको पहले खुद करके दिखाना होगा। और बाकी हर टीम के मेंबर को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए। अगर कप्तान से परफॉर्म नहीं हो रहा तो मेरा काम है परफॉर्म करना। लीडर अगर हमारा नहीं कर रहा, हम उसको बैक करेंगे, हम परफॉर्म करेंगे। लेकिन आने वाला वक्त क्या है, अगले 2-3 दिन में बहुत क्लियर होगा। स्ट्रॉन्ग फैसले लेने होंगे। स्ट्रॉन्ग फैसलों में मैं फ़खर जमान को नहीं चाहता आप टीम में। ओके बहुत बड़ा फ़ैन क्लब है मेरा, मैं बहुत ही उसका ख़ुद भी फ़ैन हूँ। नहीं होने चाहिए शादाब। अबरार कराची का लड़का है, लेकर जाएं। हारिस, आपने जो रिज़र्व विकेट कीपर, जो मैं कह रहा था ना आपने, हम बैकअप जैसे उस्मान कादिर का लगाया हुआ, हमने शादाब का बैकअप। अब शादाब का बैकअप जो है वो उसामा को लगाना था ना आपने पहले, ताकि अब शादाब पे प्रेशर तो रहता, अब उस खिलाड़ी पे प्रेशर ही नहीं होता। लाइक रिजवान के साथ हारिस को आपने लगाया एशिया कप में। हारिस T20 के प्रोडक्ट है, आपको यहाँ पर एक सेंसिबल बैटर दरकार है, और वो सेंसिबल बैटर सरफराज अहमद। आप वर्ल्ड कप के बाद सरफराज को कहते हैं आप साइड में हो जाएं, नहीं ज़रूरत है आपकी, लेकिन वर्ल्ड कप में सरफराज की इसलिए ज़रूरत है। हर दूसरी गेंद पे रिजवान जब गेंद पकड़ते हैं ग्लव्स उतार के फेंकते हैं और हाथ उनका मल रहा होता है, फिर स्प्रे होता है उनके हाथ पे। इसका मकसद है कोई इंजरी कैरी कर रहे हैं, और ऐसे में एक्सपीरियंस फिर सरफराज का जो रोल रहा है तो वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा है। सरफराज को क्यों मौका नहीं मिल रहा? सरफराज ने कासिम के अब्बा की बात नहीं मानी थी। जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कासिम के अब्बा ने पैगाम भेजा था, जब वो अथॉरिटी थे इस मुल्क की, तो उन्होंने पैगाम भेजा था कि आप टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लें। तो लेकिन उन्होंने ये भी कहा था एट द सेम टाइम, लेकिन जब उन्होंने इतना कह दिया पहले बैटिंग करने अच्छा होता है तो समझ जाएं बैटिंग कर लें। अब इन्होंने पहले फील्डिंग कर ली। सरफराज के साथ वो अकेले तो नहीं थे, मिकी आर्थर हेड कोच वहाँ पे मौजूद थे, सीनियर प्लेयर शुएब मलिक वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पे मौजूद थे आपके मोहम्मद हफीज़ मौजूद थे। एक्सपीरियंस प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, और उसमें मोहम्मद आमिर शायद उसका हिस्सा नहीं थे, लेकिन ये सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। इंज़मामुल हक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी वहाँ पर मौजूद थे। सरफराज अकेले तो फ़ैसला नहीं ले सकते थे, ये तो सबका कंबाइन फ़ैसला होगा। लेकिन एक तलवार गिरी तो सरफराज पे गिरी, ऑर्डर निकल गए कि जी सरफराज को हटा दो। सरफराज को कैप्टनशिप से हटाया। वसीम खान साहब इम्पोर्ट होके आए थे, वो इंग्लैंड से, जो CEO थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। उन्होंने मीटिंग की सरफराज से, उन्होंने सरफराज को कहा कि आप रिज़ाइन कर दें। उसने कहा मैं कैसे रिज़ाइन कर दूं? और आपको पता है पाकिस्तान उस वक्त T20 के हम 11 सीरीज़ ऑन अ ट्रॉट जीत के आ रहे थे, और पाकिस्तान T20 की नंबर 1 टीम थी, मार्जिन से 22 रेटिंग पॉइंट से नंबर 1 टीम थी, 22 रेटिंग पॉइंट्स है। हम उसके बाद से दोबारा नंबर 1 नहीं बने T20 में, जो उस दौर में थे। तो सरफराज ने कहा कि भाई आप मुझे हटा दें, लेकिन मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इन लोगों को क्या जवाब दूंगा कि टीम परफॉर्म कर रही थी और कप्तान छोड़ के चला गया, तो मैं क्या रीज़न बताऊंगा? मैं रीज़न नहीं बता सकता। कहने कोई भी रीज़न बता देना, तुम छोड़ दो। उन्होंने कहा कहने मैं नहीं छोड़ सकता। कहने फिर नहीं छोड़ रहे हो, फिर तुम रिज़ाइन करो। उसने कहा ये पड़ा मेरा रिज़ाइन। उसके बाद से वो एक अताब में आ गया जो पाकिस्तान का। देखें, सरफराज को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, कोई ऐसे टीम मैन बहुत कम है। जो लास्ट वर्ल्ड T20 खेला था इंडिया ने,
उस वर्ल्ड T20 में महेंद्र सिंह धोनी एज ए मेंटोर आए थे, वो प्लेयर नहीं थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी एक आइकॉन का नाम है इंडिया के लिए। ग्रैंड स्लैम मुकम्मल किया अपनी कैप्टनशिप में, वर्ल्ड T20, वर्ल्ड कप, चैम्पियंस ट्रॉफी, सारे ही टूर्नामेंट वो जीत कर गए। तो उस लिहाज से अपनी कैप्टनशिप में तो उनको लेकर आए थे। सरफराज का रोल एज ए मेंटोर भी, और बाबर का दिमाग काम ही नहीं कर रहा। देखिए ना, बाबर का हाल ये हो गया है, जो बाबर ने 151 किया था उस मैच में इफ्तिखार ने भी 100 किया था। उसके बाद आप इफ्तिखार का यूटिलाइज़ कर क्या रहे हो? आप जो है वो जो लास्ट श्रीलंका का मैच था, आप इफ्तिखार को 7वें नंबर पे बैटिंग के लिए भेज रहे हो। हारिस जो पहला मैच खेल रहा है उसको 5वें नंबर पे भेज रहे हो। 6ठे नंबर पे आप नवाज़ को भेज रहे हो जिसकी बैटिंग ही नहीं आई इस एशिया कप में, और जिसने 100 किया हुआ था आप उसको 7वें नंबर पे भेज रहे हो। तो बाबर आजम की मेरे ख्याल हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। बाबर आजम को रीग्रुप करना चाहिए, हमारे थिंक टैंक को, अगर हमने बाबर आजम को कंटिन्यू करना है, क्योंकि वर्ल्ड कप हमारे मुल्क में मेक और ब्रेक होता है कहकशां। या बाबर अगर नहीं जोड़ सके लड़कों को, नई टीम परफॉर्म कर सकी, तो फिर मैंने बहुत कम देखा है कि वर्ल्ड कप के बाद कप्तान फिर रह जाता हो। ओके, तो यहाँ पे पेश गोई भी आप जो है वो प्रेडिक्शन हल्की सी कर ही रहे हैं कि अगर ऐसे मामलात रहे तो बाबर का टिकना मुश्किल है। बिल्कुल, देखे ना, टीम ने कुछ ना कुछ ऐसा गलत चल रहा है वहाँ पे कि टीम परफॉर्म नहीं कर सकी। हमारी टीम लड़ती हुई दिखाई नहीं दी, टीम की इंटेंशंस दिखाई नहीं दी। तो जो हम अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेले थे उसमें हमारे प्लेयर्स की आप बॉडी लैंग्वेज देखें, और आप एशिया कप में इंडिया से हारने के बाद बॉडी लैंग्वेज देखें, हम कैसी देखें, इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे हम एशिया कप में। आपकी सोच होगी, हम जिन बुनियादी चीज़ों को तो हमारे हाथ में था बेहतर करना, जिनको हम बेहतर कर सकते थे। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंडिया के ख़िलाफ़ हमारे 8 बैटर्स ने बैटिंग की, हमारे 2 बैटर बैटिंग के लिए नहीं आए, 2 फास्ट बॉलर नहीं आए। भाई आपने फास्ट बॉलिंग तो नहीं करनी थी, आपने वहाँ बैटिंग करनी थी। मुझे याद है सलीम मलिक का हाथ टूट गया था वेस्ट इंडीज़ से मैच में, वो एक हाथ से बैटिंग करने के लिए आए थे और वो इस हाथ को छुपाए हुए थे और इस हाथ से बैट से खेल रहे थे। वसीम अकरम ने दूसरे एंड से 70 रन कर दिए थे, पाकिस्तान मैच जीत गया था। पाकिस्तान के वसीम, वक़ार और शुएब अख्तर कई मरतबा क्रूशल मैचेस में इतने बड़े बड़े इंजेक्शन लगा के खेले हैं, पेन किलर के इंजेक्शन लगाए और उन्होंने पाकिस्तान के लिए मैच खेला। क्रूशल मैच था, हमने देखा हमारे प्लेयर्स क्रूशल मैच में बैठ जाते हैं, उनकी इंजरी का लेवल नहीं पता। नसीम शाह का तो आज हमें पता चला ना, जो रूल आउट हो गए थे एशिया कप से, कि उनके चांसेस वर्ल्ड कप के लिए तो बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह करे वो फिट हो जाए। लेकिन मैं जो कहने का मकसद है कि आप अगर वो 2 आपके बैटर बैटिंग के लिए आते, आप इंडिया तो रिलैक्स था, वो तो मैच जीत गए थे, आप 128 पे थे, उनके 357 थे, उनको तो को पता था मैच तो अब आप। लेकिन अगर थोड़ा ये मार मूर के नसीम भी मार लेते हैं, ये आके अगर 30-40 रन ऐड कर देते, 25 रन ऐड कर देते, ये जो श्रीलंका से हमारा रन रेट कम हुआ था ना, हम वो कवर कर गए होते। हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे, भाई मार लेंगे श्रीलंका को भी, जो भी आएगा देख लेंगे, अब ये हो गया। ऐसा नहीं होता। आपको अपनी रियलिटीज़ को देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। बांग्लादेश का मैच, बांग्लादेश ने जब 190 किया था तो उस वक्त पाकिस्तान वो टारगेट, भाई 190 हम 20 ओवर में चेस करते हैं ना, आदत हो गई है T20 क्रिकेट में, आप 30 ओवर में कर लेते, 20 में नहीं करते। आप 9 ओवर ज़्यादा खेले, अपनी बारियां ले रहे हैं आपको पता है बारिश से मुतासरा टूर्नामेंट है, जहाँ वेदर कंडीशन बहुत ख़राब होती है। उस वेदर कंडीशन में आपका रन रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारा श्रीलंका के ख़िलाफ़ काउंट कर गया था। एंड ऑफ द डे के रन रेट पाकिस्तान का नीचे हो गया, और ये होता है, लेकिन कोई थिंक टैंक नहीं, कोई बताने वाला। तो नसीम साहब, मुझे लगता है हमारी टीम में वो जज्बा जो है ना कहीं अब मांद होता चला जा रहा है। इनफरादी तौर पे हर प्लेयर अपने लिए खेलता है, पाकिस्तान के लिए नहीं खेलता। देखिए, सेल्फिश क्रिकेट ख़त्म करनी चाहिए। ये इल्ज़ाम तो बाबर पे भी बहुत लगा है कि वो सेल्फिश खेलते हैं। हमारी टीम बननी चाहिए। देखें, इट्स अ टीम गेम, और इंडिया को हम यही बात कह रहे थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की जो कैप्टनशिप का मामला चला था, उसके बाद से उनकी टीम रीग्रुप नहीं हो सकी थी। वजह ये थी कि जब टीम में 2 ऐसे प्लेयर्स हों कि वो 300 मैचेस खेले हुए हों और दोनों एक पेज पे ना हो, तो कुछ इस अम्ब्रेला में आ जाते हैं, कुछ इस अम्ब्रेला में आ जाते हैं, तो वो टीम नहीं बन पाते। हम पाकिस्तान से सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन जो लगा के बैठे थे, वो इस वजह से लगा के बैठे थे कि पाकिस्तान एक टीम है, टीम बन चुकी है, टीम रेडी हो चुकी है, टीम तैयार हो चुकी है, और हमारे खिलाड़ी जेल हैं, हमारे खिलाड़ी जो है वो मुकाबले के लिए तैयार हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट इंडिया के ख़िलाफ़ जो हमने मैच खेला, स्टार्ट से ना शहनशाह अफरीदी विकेटों में आ सके, और उसके बाद से एंड तक हम टोटल एक, वो कहते हैं ना कि तस्वीर बने रहे। बिल्कुल। तो क्या मैच फिक्स था?
मुझे घर नहीं जाना। ये तो मुश्किल सवाल है। देखिए अब जब तक हमारे पास कोई प्रूफ ना हो ना, देखिए मेरा तो ये रोज़गार है, मैं तो इस खेल को बिला वजह बदनाम करने के कभी भी हक में नहीं होता। लोग शक की निगाह से देख रहे हैं। ये है कि कुछ खेल के अभी देखिए ना, सुचित्रा सेनानाई के अरेस्ट हुए श्रीलंका में, उनके फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। अभी लंका प्रीमियर लीग ख़त्म हुई है, उस लंका प्रीमियर लीग में बाबर भी खेल रहे थे, उसमें फ़खर भी खेल रहे थे, उसमें नसीम शाह भी खेल रहे थे, उसमें हारिस भी खेल रहे थे, उसमें इफ्तिखार भी खेल रहे थे। ये सारे लंका प्रीमियर लीग का हिस्सा थे। उन्हीं का एक किरदार इस वक्त जेल में बंद है और उससे तहकीकात हो रही है अबाउट मैच फिक्सिंग। तो खेल तो बदनाम हुआ है। अल्लाह करे हमारा किसी खिलाड़ी का नाम नहीं ले लें, वो वहाँ जाके जो वहाँ पे खेल रहे थे तो पता चला कि किसी एक और बड़े के बगैर जा रहे हैं तो क्या होगा। लेकिन उनका आज की तारीख की, आज की रिपोर्ट है 19 रोज़ा और जिस्मानी रिमांड और जुडिशनल रिमांड उनका ले लिया गया 19 डेज़ का। और आज की खबर है, तो कल क्या खबर आती है वहाँ से। मैं बात कर रहा था कि खेल बदनाम थोड़ा सा हुआ है, लोग आईब्रोज थोड़ी खड़ी हो जाते हैं, ये मैच फिक्स था नहीं था। और इस मैच को भी शक की निगाह से देखा गया कहकशां में, बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने ये वाली बात कही। लेकिन एंड ऑफ द डे आप और मैं जितने रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जितने हम जर्नलिस्ट हैं, तो हमें जब तक प्रूफ ना हो तो कोई बात नहीं करना चाहिए। हम जब प्रूफ होता है तो खबर देते हैं ना। नसीम साहब, ये तो बात हो गई, हमारे क्रिकेट में सियासत क्यों इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है? पैसा बहुत है ना। देखें, हर आदमी, कोई हॉकी संभालने को तैयार नहीं है, कोई स्क्वॉश संभालने को तैयार नहीं है, कोई एथलेटिक्स संभालने को, बैडमिंटन, बास्केटबॉल कोई संभालने को तैयार नहीं है। चले मैं बैडमिंटन, बास्केटबॉल ये गेम हटाऊँ, एथलेटिक्स में भी अरशद नदीम बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, अल्लाह करे उन्हें नज़र से बचाए। लेकिन हमारे दो खेल हॉकी और स्क्वॉश तो वो थे कि जिसमें हमने इतनी फतवात हासिल किए हैं कि आज भी जो रिकॉर्ड है, हम कोई हमारे करीब भी नहीं है। उन खेल में भी कोई नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि वहाँ पैसा नहीं है। क्रिकेट बोर्ड की किटी में बहुत पैसा है, अरबों रुपए पैसा है, हर आदमी यहाँ आना चाहता है, हर आदमी की ख्वाहिश होती है। आपको पता है पिछले 7 महीने में 3 चेयरमैन चेंज हो गए। तो कहना है कि, और ये चौथे ज़का अशरफ साहब आ गए, एहसान मानी के बाद रमीज़ राजा के बाद नजम सेठी और ज़का अशरफ, 8 महीने में 4 चेयरमैन। नसीम साहब, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, ऐसा क्यों होता है जब वज़ीर आज़म तब्दील होते हैं तो उनकी पसंद से चेयरमैन आते हैं? रमीज़ राजा साहब की कारकर्दगी खासा अच्छी थी, कासिम के अब्बू चेंज हुए तो वो भी चेंज हो गए, ये क्या बात है? ये भी जब कासिम के अब्बू आए थे तो नजम सेठी चेंज हो गए थे, उन्होंने PSL भी कराई थी, वो इस मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट को भी लाए थे, ज़बरदस्त काम था उनका। ये है ना अनफॉर्चुनेट। देखिए ना, हम इंडिया का एक सिस्टम है, उनकी एसोसिएशन जो है वो अपने प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को इलेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान या सदर मुमलिका, जो भी पैटर्न चीफ होते हैं उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि वो साहब गए तो ये साहब गए। इन साहब की दुकान जब तक चमक रही है, जब तक वो हैं, और हर आदमी आना चाहता है, ये वो जगह है। तो लाइमलाइट बहुत है, क्रिकेट डिस्कस बहुत होती है। आपके मेरे ख्याल है कि सेनेट के चेयरमैन को कोई नहीं जानता, क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को सब जानते हैं। हमारे यहाँ पर अगर 2-3 बड़े ओहदे, 4 ओहदों की बात करता हूँ, क्योंकि लाइमलाइट में रखता है, पैसा यहाँ पर है और नज़र भी नहीं आता पैसा। आप खुद ही मालिक हैं उसके। जब आप चेयरमैन बन जाते हैं तो कोई दूसरा मांगती है। मैंने तो कई मरतबा सुना कि जी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने बुला लिया, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने बुला लिया। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का अंदाज़ ऐसा होता है वहाँ पे, यूँ जी, वो कहते हैं कि हम तो आपसे पैसे ही नहीं लेते, हम तो सरकार से, हम तो सेल्फ सफिशिएंट है, हमारा तो अंदाज़ ये है। तो उनका अंदाज़ ये होता है, वो ऐसे जाते हैं। देखिए जी, मकसद है वो वहाँ से मिनिस्टर चीख रहे होते हैं, आप हमें बताएं जी, बताएं हमें कहाँ गए वो पैसे। उनको कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि अगर उनसे जो पूछ रहा है वो एक कोई कौमी असम्बली का रुकन है, उसको लगाया तो वज़ीर आज़म ने, तो वो कि उसको जवाब देके क्या करेगा? तो डायरेक्टली वज़ीर आज़म के साथ अपॉइंट होके आए हुए, वो कुछ जवाब देना पसंद नहीं। मुझे याद है, मैं कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ, वहाँ पे राना तनवीर साहब उस वक्त सरबराह थे। तो ये इससे पहले कासिम के अब्बा साहब की हुकूमत में। बहुत देर से हम कासिम के अब्बा कह रहे हैं, यहाँ तो इमरान खान बोलेंगे ना, ये 1992 के वर्ल्ड कप के हीरो हैं हमारे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने गलत किया था उस वक्त जो चेंज किया था। पहले नजम सेठी साहब की अच्छी परफॉर्मेंस थी, आप तो क्रिकेट खेल के आए थे, आपको तो क्रिकेट का पता था। लेकिन जब उन्हें इख्तियार मिला, उन्होंने भी एहसान मानी को लगाया, फिर एहसान मानी के बाद रमीज़ राजा को लगाया, फिर रमीज़ राजा साहब जब वो गए तो फिर आपके नजम सेठी साहब आ गए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को ऑर्डर मिला था नवाज़ शरीफ साहब का। दरमियान में जरदारी साहब कूद पड़े, मेरा बंदा लगेगा। तो कहने का मकसद है, हर आदमी का इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। और पता है आपको डाउट क्यों होता है लोगों को?
मैचेस के हवाले से। आपकी परफॉर्मेंस का लेवल जब आप लड़ते हुए नहीं लगते हैं ना तो डाउट होता है, पता चल जाता जब आप लड़ते हुए लगते हैं ना तो डाउट नहीं होता। बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया फ़ाइनल होगा, और इस वजह से भी हो सकता था कि जिस नशरियाती इदारे ने पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल को $4 करोड़ में राइट ख़रीदे, उस ब्रॉडकास्टर ने इस शर्त पे ख़रीदे थे कि एटलीस्ट 2 मैच पाकिस्तान और इंडिया के होंगे, और उनकी जो उसने फ़ीस अदा की थी वो 3 करोड़ 80 लाख थी। 4 करोड़ में से 3 करोड़ 80 लाख पाकिस्तान और इंडिया के मैच के थे। क्या कहते हैं, जितनी हैरत से देख रही हो ना, जो पाकिस्तान का और इंडिया का मैच होने जा रहा है 14 तारीख़ को अहमदाबाद में, वहाँ जो सबसे महंगा टिकट है, जो वीआईपीज़ और सेलिब्रिटीज़ के साथ आपको बैठने का मौका मिलता है, उसकी कीमत उन्होंने रखी थी 75,000 इंडियन, 75 पाकिस्तानी, वो भी 1.5 लाख हो गए। लेकिन इंडिया में ना वो इस वक्त ब्लैक मार्केट में, जो मैं 4 दिन पहले की खबर बता रहा हूँ, 57 लाख का हो गया। ओह माय गॉड। 75,000 का टिकट पाकिस्तान इंडिया का। अभी मैच में कितने दिन बाकी है? आज 4 दिन पहले की रिपोर्ट है हिंदुस्तान टाइम्स की, 57 लाख का हो गया इंडिया पाकिस्तान। और जो इंडिया इतने चौड़े होके घूमते ना बीसीसीआई बहादुर के, पाकिस्तान नहीं तो कोई भी, जो सेकंड नंबर पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, जिसको सबसे महंगा टिकट है, इनके बाद जो दूसरे नंबर पे वो 1,60,000 रुपये का है। तो अब आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के मैच का टिकट 57 लाख और नंबर 2 1,60,000। ये है पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब हमारी टीम इस वक्त ना मेंटली बहुत गिरी है, इसको उठाने की बहुत ज़रूरत है। इसमें मेरा ख्याल ये कि हक़ाइक़ पहले सामने आने चाहिए, क्या हुआ, जिस तरह की ये ख़बरें आ रही हैं, और उसके बाद चाहे वो मीडिया हो, चाहे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, जितने थिंक टैंक हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, उन सबको एक स्ट्रैटेजी के तहत अपनी टीम का मोरल बुलंद करना चाहिए। क्योंकि क्या पाकिस्तान में क्रिकेट एक खेल नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है जो खैबर से लेके चमन तक हम सबको एक लड़ी में पिरो देती है। हम सबको पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवा देती है। हम सबको, ना कोई शख्सियत, ना कोई इदारा, ना कोई NGO, नथिंग, कोई भी नहीं है सिवाय क्रिकेट खेल के। अब तो इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और देखिए ना, बिजली, पेट्रोल कल 26 रुपये बढ़ गया। कहने का मकसद है कि ये आवाम तो पिसे जा रही है, इनके पास इंटरटेनमेंट है क्या? आप सारी दुनिया में जाके इंटरटेनमेंट देखें, क्या लेवल लोगों के लिए अपने रखते हैं। हमारे यहाँ तो वो चिंची वाले पे भी जाने के भी किराए के पैसे नहीं है कि किसी पार्क में अपने बच्चों को लेके चले जाएं। ऐसे में लोग क्रिकेट देख के एंजॉय करते हैं। अब जीत गए तो ज़रा अच्छे अंदाज से नारे शारे लगा के सो जाते हैं। तो इसको बचाना चाहिए, बिल्कुल बचाने की ज़रूरत है। रसीब साहब, तासुब है हमारे क्रिकेट पे? जैसे कराची, लाहौर, पेशावर, इस तरह के तासुब रखा जाता है? देखिए, एक राइवलरी क्रिएट हुई कराची और लाहौर की। ये राइवलरी क्रिएट हुई लेट 60s में, और फिर कराची सबसे बड़ी नर्सरी क्रिकेट की, और वो राइवलरी फिर जाके चली तकरीबन, आप समझें कि उसमें पहले शुरू में सिर्फ कराची के लड़के होते थे, ज़हीर अब्बास, जावेद मियादाद, मुश्ताक मोहम्मद, हनीफ मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, आसिफ इकबाल। कहते थे बैटिंग पाकिस्तान की खेलती है, कराची की खेलती है, बॉलिंग जो खेलती है वो फास्ट बॉलर्स वो पंजाब से खेलते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट बन गया था। अब वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। अब है KPK और पंजाब। अब सिंध तो किसी गिनती में ही नहीं है। हाँ। KPK और पंजाब, अब राइवलरी ये वाली है। और जो शाहीन शाह अफरीदी, अगर जो ये ख़बर सही है कि दरमियान में बोलें, तो एक KPK एक पंजाब है। अब लड़ाई उस तरफ जा गई है। सरफराज को तो साइड में बैठ देखिए। अबरार अहमद इस वक्त का आपका नंबर 1 मिस्ट्री स्पिनर है। लियारी से बेचारा ताल्लुक़ रखता है, चूँकि वो कराची से ताल्लुक़ रखता है तो वो आ ही नहीं रहा, उसकी जगह ही नहीं बन रही है। तो ये एक बड़ा जो है ना वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बिल्कुल। अच्छा नसीम साहब, अब अगर चीज़ें बेहतर करनी है, क्योंकि 5 अक्टूबर से जो है वो वर्ल्ड कप का आगाज़ होगा, अगर चीज़ें बेहतर करनी हैं तो अब क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है? अगर परफॉर्मेंस ऐसी ही रही तो वर्ल्ड कप में तो फिर हमारे हाथ कुछ नहीं आना। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक इंज़मामुल हक साहब अब चेयरमैन है। आपके जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है मिकी आर्थर, वो दोबारा चले गए डर्बी शायर, जिनके वो कोच हैं 4 मैचों के लिए, तो वो आए थे। उनका तकर्रुर क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, लेकिन अगर आप इस एशिया कप को देखें, उससे पहले तो टीम अच्छा खेल रही थी। हम सब जो है इसी सपोर्टिंग स्टाफ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे।
पाकिस्तान टीम रिप्लेसमेंट क्या लेकर आता है? देखें ना, मैंने जैसे आपको बताई कि हम रिप्लेसमेंट शादाब की लगाते हैं कि उस्मान कादिर, ना उस्मान कादिर ने आना है ना शादाब ने जाना है, शादाब को हम खिलाते रहेंगे। हम रिजवान के साथ सरफराज को नहीं लगाते, जो चैलेंज हो। देखें ना, सरफराज ने टेस्ट सीरीज़ में मौका दिया, उन्होंने जगह ऑक्यूपाई कर ली टेस्ट मैच में। तो वो मौका जो है वो ओडीआई के अंदर रिजवान देने के मूड में दिखाई नहीं देते हैं, वो हारिस को लगा के रखते हैं साथ में कि हारिस उनकी जगह ले ही नहीं सकते। हारिस अभी उनकी ओडीआई में कोई परफॉर्मेंस नहीं। एक लड़का है हसीबुल्ला, कोयटा का लड़का है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मर है। अभी रिसेंट पास में पाकिस्तान शाहीन्स, पाकिस्तान ACB टूर किया, वहाँ भी 100 किया। पिछले 2 सीज़न का वो उस कॉम्पैक्ट क्रिकेट का कि जिसमें इमरान खान साहब ने जो फॉर्मेट बनाया था कि 6 टीमें पार्टिसिपेट करती थी, उसका बेस्ट बैट्समैन है पिछले 2 साल का। ही इज़ अ विकेट कीपर बैटर, लेफ्ट हैंडर। आपका फ़ख्र नहीं है मिसाल के तौर पे, और आपको टॉप ऑर्डर पे ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको हसीबुल्ला की जानिब ज़रूर देखना चाहिए। आप बुलाएं, आप देखें, आपकी कोई सीरीज़ तो है नहीं, कुछ ट्रायल्स मैचेस कराएं। आप अपने मेन बॉलर्स के ख़िलाफ़ अपने उन बैटर्स को खड़ा करें कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। देखिए, हंगामी बुनियादों पे सख्त फ़ैसले लेने की ज़रूरत है। नसीम शाह नहीं है तो फिर कौन है? एहसान अली एक फ़ास्ट बॉलर आया था जो मुल्तान सुल्तान से बहुत ही उन्होंने अभी दहशत मचाई थी, वो कहाँ पर हैं? कहते हैं जी उनकी टेनिस एल्बो इंजरी हुई है। भाई, उसकी इंजरी का लेवल क्या है इस वक्त लोग जानना चाहते हैं। नसीम शाह नहीं है तो कौन है? नसीम शाह नहीं है तो कौन है? क्योंकि मैंने कहा ना, क्रिकेट पाकिस्तान में एक खेल नहीं है। भाई, हम सुबह से शाम तक जाके ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, एक ही बात बार बार बोल रहे होते हैं, वो एक ही बात लोग बार बार सुन रहे होते हैं। दिस इज़ क्रिकेट इन पाकिस्तान। बिल्कुल। नसीम साहब, ये बताइएगा, हमारे प्लेयर्स जो है, आपने बताया क्रिकेट में अच्छा खासा पैसा है, फिर क्यों मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं? और मोहम्मद आमिर के हवाले से भी ये खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि वो अब इंग्लैंड शिफ्ट हो रहे हैं, तो फिर वो वहाँ की नेशनैलिटी ले लेंगे, वहाँ से खेलेंगे। अब आमिर की क्रिकेट अपनी खुद नहीं बची है इतनी ज़्यादा। ज़ाहिर, जिनकी पाकिस्तान में जगह नहीं बन रही तो इंग्लैंड में तो नहीं बनेगी। लेकिन आमिर एक बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर है पाकिस्तान क्रिकेट का, और मैंने वो हियरिंग पूरी कवर की थी लंदन, दोहा, दुबई, जो आसिफ आमिर और सलमान बट पे केस जो लगा था, तो वो पूरी हियरिंग मेरे कमरे में हुई थी वो। और आमिर का पहला इंटरव्यू मैंने किया था जब उसको 5 साल की सज़ा हुई थी, उससे 15 मिनट के बाद उसी होटल के कमरे में, क्योंकि मैं और वो एक ही होटल में ठहरे हुए थे उस वक्त, तो मैं हियरिंग कवर करने ही गया हुआ था। आमिर शायद IPL खेल लेंगे, क्योंकि अज़हर महमूद जैसे खेले थे इंडियन प्रीमियर लीग, इंग्लैंड नेशनल होने की वजह से पाकिस्तान का तो कोई वहाँ जाता नहीं है, तो IPL में मुझे लगता है कि क्योंकि आमिर एक ऐसा प्रॉस्पेक्ट भी है कि अभी 4 ओवर की बॉलिंग तो वो कर लेगा, तो मेरे ख्याल है, और IPL को भी एक चार्म मिलेगा। पाकिस्तान का आमिर आ गया है, वो अब पाकिस्तान से तो नहीं आ रहा, वो इंग्लैंड नेशनल होके आ रहा है, तो इंडियंस को वैसे भी चार्म मिलेगा। पॉलिटिक्स इतनी आसानी से किसी चीज़ से भी ख़त्म नहीं होती। मेन आपकी बात, जो क्वेश्चन क्या था आपका, जो मैच फिक्सिंग में क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं हमारे खिलाड़ी? कहाँ पे लालच नहीं है, मुझे ये बताओ। आप जहाँ पे मौका है ना, वहाँ पे लालच है, बस सिंपल सी। जहाँ पे मौका मिलता है वहाँ पे चौका लगा देते हैं। आप सिर्फ क्रिकेट से हट जाओ ना, सब जगह चले जाओ, बहुत कम मिलेंगे आपको लोग कि जिन्हें मौका मिला और वो लालच के शिकार नहीं हुए। क्योंकि अब इन हालात में तो अगर मौका नहीं मिले तो ढूंढ लेते हैं लोग। बच्चों को नहीं खिलाएंगे क्या, जो हालात हो गए बिल्कुल इस हालात में? तो आप एजुकेशन नहीं होती। बहुत सारे हमारे प्लेयर्स जो आते हैं वो ऐसे जगह से आते हैं, गांव देहात से मोस्टली आते हैं, एकदम से वो लाइमलाइट देखते हैं, 5 स्टार होटल, तो एक बस में जा रहे हैं तो कपड़े ही बदल गए, तो शिश्के ही बदल गए, एकदम से बिल्कुल चेंज हो जाती है। उनको हज़म कराना चाहिए ये, उनको हम हज़म नहीं कराते हैं ये। हम उनको दे तो देते हैं, लेकिन अब भाई मेरी आदत ही जो है वो सब्ज़ी खाने की है। मुझे एकदम से हिरन का गोश्त आप ला के दे देंगे तो मुझे हज़म करना वो मुश्किल हो जाएगा। और ये इसी तरीके से इन प्लेयर्स की पहले ग्रूमिंग करें। ये पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, ये जो कपड़े पहन के बहुत सारे गांव देहात के जा रहे होते हैं, लंदन में घूम रहे हैं जी, उसमें पहने हुए क्या है भाई? आप, ये जेंटलमैन गेम था। आप अगर 70s के प्लेयर्स देखें, आज भी टाई में शाम को घर में बैठे होंगे। एक सिस्टम होता था, एक तरीक़ेकार होता था, एजुकेशन पीछे होती थी। अगर ये एजुकेशन बैकग्राउंड, ज़रूरी नहीं कि खिलाड़ी पढ़ा लिखा ही होगा, उसका अपना टैलेंट है, लेकिन ग्रूमिंग का इदारा होना चाहिए। और इसी तरीके से एक और चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि वर्क लोड मैनेजमेंट, जिसका हमारे यहाँ शऊर नहीं है। आज अगर नसीम शाह अनफिट हुआ है ना, और हारिस की इंजरी हमें सामने आ रही है, हमने इनका वर्क लोड देखा ही नहीं। हमारे यहाँ हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमने भेज दिया जी, जाओ जाओ के तुम लंदन में खेलो, तुम जाके श्रीलंका में खेलो। इंडिया की प्लानिंग आप देखें,
उन्होंने अपने तमाम प्लेयर्स को आराम दे दिया। 1.5 महीने पहले उन्होंने एशिया कप से पहले सीरीज़ खेली थी और एशिया कप के बाद डायरेक्ट वर्ल्ड कप। अपने खिलाड़ियों को रिलैक्स किया, जाके बैठो। हमारा खिलाड़ी कोई मैच नहीं छोड़ता, उसकी मैच फीस मिस ना हो जाए, और जो पता है कि ये परमानेंट है टीम में, वो भी इनसिक्योर होता है मेरी जगह ना चला जाए। जब सिस्टम का ये हाल होगा तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर तो ऐसे ही होगा। आज़म खान की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे, उनको क्यों साइडलाइन कर दिया? आज़म खान बेसिकली वो एक T20 के प्रोस्पेक्ट है और इस वक्त T20 क्रिकेट हो नहीं रही है, तो मेरे ख्याल है आज़म खान इसी वजह से डिस्कस नहीं हो रहे। आज़म खान को मौका मिला था अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में, लेकिन सिर्फ एक मौका नहीं होना चाहिए। बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही कॉम्पिटेंट है, लेकिन आज़म की अपनी एक शनाख्त है, वो मोइन खान का बेटा नहीं है। अब आज़म की अपनी एक शनाख्त है और आज़म को मेहनत कर रहे हैं वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज़म शायद जो अब वो कम कैसे करेगा समझ में नहीं आता। कम करने की बेचारा कोशिश भी बहुत करता है, बहुत फिटनेस की कोशिशें करता है, लेकिन अगर वो इस वजूद के साथ रहेगा तो फिर वो T20 तक ही रहेगा, वो इससे आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि जितनी बड़ी क्रिकेट बढ़ती जाती है, ड्यूरेशन बढ़ती जाती है, आपको फिटनेस लेवल भी उतना ही चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नसीम साहब, ये तो मतलब वो मोटे हैं तो इस वजह से थोड़ा सा उनके ऊपर मसला तो उठा होगा ना, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा है उनका। देखिए, अगर मैं मोटा हूँ और मुझे मौका मिल गया था, तो अगर मैं कर देता हर मैच में 80, तो फिर ना मोटा नज़र आता ना दुबला नज़र आता। इंज़मामुल हक का वेट कम था, राना टुंगा का वेट कम था, 96 में वर्ल्ड कप जिता के चले गए, बिकॉज दे आर परफॉर्मर्स। आप परफॉर्म करके दिखाओ तो फिर रिजल्ट आएगा। 2011 की बात कर लेते हैं माजी के हवाले से, कि तो एशिया कप के हवाले से बात हो गई। 2011 में जब क्रिकेट हो रहा था, वर्ल्ड कप हो रहा था, तो शुएब अख्तर साहब के साथ जो नाइंसाफ़ी की गई, उसके हवाले से क्या कहेंगे कि उनको बिठा दिया गया और शाहिद आफरीदी साहब ने कहा कि आप जो हैं वो, उनको एक मैच में ड्रॉप किया गया था, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? उनके साथ सही हुआ था? और फिर उनकी रिटायरमेंट का जो मामला था, क्योंकि लोग आज तक इस बात पर दुख महसूस करते। देखिए, 2011 के मैच में जहाँ मिसबा को टुक का जो है वो इल्ज़ाम लगा था मिसबा के ऊपर, और पाकिस्तान वो मैच सेमीफाइनल हार गया था। शुएब अख्तर का लास्ट टूर्नामेंट था, उसके बाद शुएब अख्तर भी ख़त्म हो रहे थे। शुएब अख्तर का एक हवा ज़रूर था किसी भी टीम के ख़िलाफ़। अभी मैं देख रहा था वीरेंद्र सहवाग का इंटरव्यू, उसने कहा कि एक ही बॉलर से डर लगता था, वो शुएब अख्तर थे। वो आगे मारते पूरा ठक करके मारते थे। वो कहते हैं बट्टा करता है, फलाना करता है। उन्होंने कहा मेरी तो बॉडी के खदोखाल ही ऐसे हैं कि मैं क्या करूं, मैं तो नेचुरली हूं, मेरा तो हाथ ही ऐसे आता है। तो वो इतनी क्रिकेट भी खेल गए शायद, वरना खेल नहीं पाते। जैसे सईद अजमल, मुरलीधरन, ये क्रिकेट खेल गए शायद मॉडर्न डे में, लेकिन शुएब को वो मैच खेलना चाहिए था। देखिए, शुएब पाकिस्तान की सबसे बड़ी थ्रेट था। हालांकि वो उतने तेज़ नहीं रहे थे, लेकिन शुएब का अपना मूड था। जिस दिन आते थे वो पत्थर मारना शुरू कर देते, जिस दिन होते थे वो स्लो हो जाते थे। शुएब को कंट्रोल भी इस हवाले से बहुत था। जिसका प्रेशर है ना, उसको ज़रूर होना चाहिए, तो वो हम वहाँ पे मिस कर गए थे एलिमेंट। अच्छा नसीम साहब, ये बताएगा कि जो T20 लीग्स हो गई हैं बहुत ज़्यादा, इसका प्रेशर होता है खिलाड़ियों पे? इसकी वजह से भी परफॉर्मेंस पे जो है वो फ़र्क पड़ता है? कहकशा हर आदमी उस तरफ जाने की बात कर रहा है। इसकी वजह ये कि पैसा वहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और मैं जो बात कर रहा था वर्कलोड मैनेजमेंट की, वो मैं यही कह रहा था कि आपके हारिस रऊफ़ जाके और शाहीन शाह अफरीदी 100 बॉल खेल रहे थे इंग्लैंड में, या नसीम शाह खेल रहे थे लंका प्रीमियर लीग में। पता है सर पे एशिया कप है, पता है आपके वर्ल्ड कप है। आपका वर्कलोड मैनेजमेंट देखें, हर प्लेयर का वर्कलोड मैनेजमेंट मुख्तलिफ है। हम किसी का रोज़गार नहीं छीनना चाहते कि वो लीग में जाके परफॉर्म कर रहे हैं और हम रोक रहे हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर आपके सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं और आप उनको पे भी करते हैं और हैंडसम अमाउंट पे करते हैं, तो उस सूरत में उनको ये पाबंद करें कि आप साल में PSL के अलावा कोई एक लीग खेल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खेलेंगे। अब वो देखें, विंडो ही नहीं मिलती। जो करंट टीम का हिस्सा होते हैं उनमें मोस्टली जाने का मौका नहीं मिलता। सिर्फ वाहिद इंडियन प्रीमियर लीग है कि सारी दुनिया की क्रिकेट रोक के वो अपनी लीग कराते हैं और सारा दुनिया का प्लेयर्स अपने पास बुलाते हैं। सिर्फ वही हैं गुंडे, बाकी और कोई गुंडा नहीं है यहाँ पे। तो उस लिहाज से हमारा एक प्रॉपर वर्कलोड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी के कितने मैच हो गए, शाहीन ने कितने ओवर कर दिए, इसकी बॉडी कितनी थक गई होगी। और देखिए, लीग में जाने से तो मैंने कहा ना, नहीं रोक सकते हैं हम किसी को, उनका ब्रेड एंड बटर है। अगर वो पाकिस्तान टीम की उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप जाने दें, लेकिन जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं जिनकी टीम को ज़रूरत है, वो साल में सिर्फ एक लीग ही खेल सकते हैं PSL के अलावा। इसके अलावा अलाउ नहीं होना चाहिए, मेरी अपनी ज़ाती राय है। ये नसीम साहब, ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ICC का, PCB का आखिरकार कर क्या रहा है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। हम तो इसको कहते हैं सफ़ेद हाथी। आप सिर्फ पाले जाओ और ऐसा कोई ख़ास काम दिखाई नहीं देता। क्योंकि देखें,
जो सबसे बड़ा स्कैंडल हुआ था आमिर, आसिफ और आपके सलमान बट का, वो भी स्कॉटलैंड यार्ड ने पकड़ा था, वो किसी आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट ने नहीं पकड़ा था। आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट मेरा ख्याल है एक दिखावे के लिए रखा हुआ है सिर्फ। कौन सा रोल है आप मुझे बताएं कि इस एंटी करप्शन यूनिट ने पकड़ लिया हो। अगर वो पकड़ने वाले होते तो फिर इतने थोड़ी पकड़े जा रहे होते। वो पकड़ने वाले हैं ही नहीं शायद, मुझे तो ऐसा लगता है। मुझे तो वो सफ़ेद दांत का हाथी लगता है, उसका कोई काम नहीं है, सिर्फ उस पर ख़र्चा हो रहा है और कुछ भी नहीं है, नॉट मोर देन दिस। अगर वो स्ट्रिक होता तो सुचित्रा सेनानायके जेल में नहीं होता लंका प्रीमियर लीग में भी, और हम खौफ में नहीं बैठे होते। वो खौफ नहीं पूछिएगा। लेकिन मैंने आप मुझे पता नहीं, लेकिन वैसे ही कह रहा हूँ, ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, इसको ज़रूर जो है ना वो ज़रा देखना चाहिए कि आईसीसी का या पीसीबी का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कर क्या रहा है। हम बड़े बड़े फ़ौजी अफसरान ला के बिठाते हैं उस डिपार्टमेंट में, और सारी दुनिया में यही होता है। आईसीसी के जो इस वक्त एंटी करप्शन के सरबराह हैं वो स्कॉटलैंड यार्ड के साबिक सरबराह हैं। इससे पहले एक CIA के चीफ़ रहे थे, वो भी जो है वो इनके सरबराह रह चुके। तो आप नाम तो इतने बड़े बड़े लेकर आते हैं, लेकिन आईसीसी के अपने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने किसे पकड़ा है? जिस दिन वो पकड़ेंगे तो मुझे सलाम होगा। भाई सुचित्रा सेनानायके के बारे में भी अगर जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो श्रीलंकन पुलिस ने गैदर की है, नॉट बाय द एंटी करप्शन यूनिट ऑफ लंका प्रीमियर लीग। ओह माय गॉड। तो गेम तो मतलब टोटल ही कुछ गड़बड़ ही चल रही है। देखिए पता नहीं कौन सी खबर निकलवाना चाह रही हो, लेकिन क्या गड़बड़ नहीं, इसको गड़बड़ नहीं। देखिए मैंने कहा ना, क्रिकेट में पैसा बहुत है भाई। अब आप सोचें, मैं वैसे मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इस बात का, लेकिन मैं अपनी बात यहाँ जाके ख़त्म कर रहा हूँ। इंडियन प्रीमियर लीग की एक बॉल 10 लाख रुपए की, इंडियन 10 लाख रुपए की है। एक गेंद जो फेंकी जाती है वो एक गेंद 10 लाख रुपए की है, और अगर वो 9 बॉल हो जाती है तो 10 लाख और ऐड कर लो, वो वाइड बॉल हो जाती है तो 10 लाख और ऐड कर लो। 10 टीमों का टूर्नामेंट हो गया, यानी कुछ 70-75 मैच होते हैं उनके। एक मैच में एक इनिंग की, चलो मैं वाइड भी नहीं हुई 9 भी नहीं हुई, तो 120 बॉल होती हैं, 240 बॉल होती हैं। तो उन 240 को 10 लाख से ज़रा मल्टीप्लाई करो तो एक मैच का ये तो जेन्युइन सा खर्चा है एक बॉल का। इसके अलावा बहुत सारे खर्चे हैं। तो कहने का मकसद है कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है, इतने बड़े टेलीविज़न राइट्स कैसे बिक रहे हैं। बस पॉडकास्ट बंद करो, बस ज़्यादा नहीं। क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे नसीम साहब? भाई मैं पैगाम सिर्फ ये देना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने आप को रीग्रुप करो, थोड़ा सा वापस आओ। कुछ नहीं बिगड़ा। अगर एशिया कप की परफॉर्मेंस के बाद मायूस हो तो वर्ल्ड कप वो सारी मायूसियाँ ख़त्म कर सकता है, और वर्ल्ड कप एक मरतबा फिर आपको ट्रैक पे ला सकता है। सब भूल जाएंगे एशिया कप, आप वर्ल्ड कप में जाके अच्छा परफॉर्म करो और इसकी कोशिश करो। इसके लिए सबसे पहले हमारे थिंक टैंक को बहुत ही कोई क्रूशल डिसीजन लेने पड़ेंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग फैसले करना पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स फैसले करना पड़ेंगे। अगर शादाब से परफॉर्म नहीं हो रहा तो वाई नॉट अबरार। आपने अबरार को मौका ही नहीं दिया आज तक वाइड बॉल से, तो आप टेस्ट में वो आपका नया बॉल की गेंद कर रहा है। सारे टेस्ट क्रिकेटर, बासित अली से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे वो है ही वाइड बॉल का बॉलर, आपने एक मैच नहीं खिलाया उसे क्योंकि आप चाहते ही नहीं हैं कि वो टीम में। आप ऐसे प्लेयर साथ लगाते ही नहीं हैं जो जगह ले सकते हैं। आप जब तक जो है वो किसी एक अच्छे एंकर के पीछे अगर कोई अच्छा एंकर लगा होता है ना तो वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव लगता है, लेकिन उसके नीचे अगर कोई हल्का एंकर लगा होता है ना वो रिलैक्स होता है कि ये मेरी जगह ले ही नहीं सकता। हम यही कर रहे हैं, हमें इससे बचना चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया नसीम साहब। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, आज के चिल पिल पॉडकास्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करते रहिएगा और कहीं जाएगा मत। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चिल पिल तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फी अमान अल्लाह हाफिज़।